हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। बेटा, डिमांड चैप्टर अच्छे से फिनिश किया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, मैंने किया, तुम्हारा नहीं पता। ठीक है जी। डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मैंने अच्छे से रिवाइज करा दिया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के न्यूमेरिकल पेंडिंग है। अब सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई तक बेटा डिमांड के साथ साथ कवर कर लेना है। और बाबू फिर हम चर्चा करेंगे न्यूमेरिकल की। ठीक है जी, न्यूमेरिकल की चर्चा दोनों की साथ साथ कर दूंगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। चलो जी, पहले सप्लाई पढ़ना शुरू करते हैं। सर सिमिलर टर्म्स पे है, जिन टर्म्स पे डिमांड की डेफिनेशन थी उन्हीं टर्म्स पे सप्लाई की भी डेफिनेशन। बेटा डेफिनेशन क्या कहती है? सप्लाई रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। सो डिमांड की डेफिनेशन याद है कुछ लगभग ऐसी ऐसी सी, दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय, able to buy at different prices during a particular period of time, a given period of time। याद है ना बेटा? बाबू ऑब्वियसली डिमांड कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा। और बेटा सप्लाई कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा, फर्म्स करेंगी बेटा सप्लाई। बेटा सबसे पहले वही एनालिसिस जहां मैंने जैसे डिमांड में शुरू किया था वैसे ही। बेटा गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए क्या होता है? हम तो कॉमर्स साइड के स्टूडेंट हैं, हमें तो पता ही है गिवन पीरियड ऑफ टाइम हमेशा क्या है? फाइनेंशियल ईयर। डिमांड मेजर होती है फाइनेंशियल ईयर में होती है, सप्लाई मेजर होगी वो भी कब होगी? फाइनेंशियल ईयर में होगी। अब बेटा एक ही बात में मैं एनालिसिस कर दूंगा, विलिंग एंड एबल टू ऑफर एट अ गिवन प्राइस। एक ही बात में मैं एनालिसिस कर दूंगा, आराम से सुनते हैं। बेटा आप एक फर्म हो, आपके पास ना टोटल, मान लो मैं बोलता हूं ये एलईडी बल्ब का स्टॉक है, आप एलईडी बल्ब बेचते हो, एलईडी बल्ब का स्टॉक है 10,000 पीस। ठीक है जी। और ये आपने बाय किया हुआ है एक पैनल 90 रुपए में। ठीक है ना, ये एक पैनल आपने 90 रुपए में बाय किया हुआ है और आप सोच रहे हो कि मैं 100 रुपए में बेचना चाहता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप ये कहो आई एम विलिंग टू ऑफर दीज पैनल, दीज 20,000 पैनल एट अ प्राइस ऑफ 100 ईच। तो वो एक बात बताओ, आपके पास है 20,000, मैंने बताया कि आपके स्टॉक में 10,000 है। ठीक है जी, क्या ये सप्लाई का पार्ट हो सकता है? सर हो सकता है, आप विलिंग टू ऑफर हो लेकिन आप एबल टू ऑफर नहीं हो यहाँ पर। ठीक है ना, हो सकता है बेचने के इच्छुक हो पर बेटा एबल तो नहीं हो, है ही नहीं। जब बेच तो नहीं सकते, सप्लाई में कंसीडर तो नहीं हो सकता। सप्लाई में वही चीज कंसीडर होगी बेटा जब आप विलिंग टू ऑफर हो, साथ ही साथ एबल टू ऑफर भी हो। ठीक है ना जी। और मैं बताता हूँ बेटा, लोग हवाबाजी में मार्केट कैसे बनाते हैं अपनी, ऐसा आपने भी देखा है। मैं कहता हूँ बेटा, मैंने लास्ट टाइम इस चीज को समझाने के लिए एक एग्जांपल ऐसे ही दिया था। दो दुकानें बिल्कुल बराबर बराबर, एक दीवार का गैप है, दोनों दुकानें बेटा मोबाइल शॉप है। ठीक है जी, दोनों दुकान मोबाइल बेचनी है। एक कस्टमर रुकता है पहली दुकान पर, उसने बाइक को ब्रेक मारी, ह्यूमन टेंडेंसी है, पहली दुकान का नंबर थोड़ा पहले ही आता है। ठीक है जी, एंट्री ले ली उसने, पूछा, घर से माइंड मेकअप करके आया था कौन सा फोन खरीदना है। ठीक है जी, उसने बता दिया एक पर्टिकुलर मॉडल कि मैं रियलमी का कोई पर्टिकुलर फोन है, पता नहीं आता है कि नहीं आता है ऐसा फोन, X50 बाय करना चाहता हूँ जी आपसे, रियलमी का X50। मैंने कहा ठीक है, रियलमी का X50 है तो नहीं, शाम तक मंगा देंगे, उसकी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए की है। क्या करा मोबाइल डीलर ने? कहा जी 18,000 में भी दे देंगे पर मंगा देंगे शाम को, भी है नहीं। ठीक है जी, उसने, आपको पता है कि काम क्यों किया? क्योंकि अब कस्टमर बाहर आएगा, पड़ोसी की दुकान में जाएगा, X50 का दाम पूछेगा, वो कहेगा ये लो बिल्कुल रेडी पड़ा है, लो 20,000 दे दो। और क्या बात बोलेगा फिर कस्टमर? बराबर वाला 18 में दे रहा है उसके पास। सर विलिंग टू ऑफर होने से कुछ नहीं होता, क्या इस सप्लाई में काउंट हो सकता है? नहीं हो सकता। सप्लाई में काउंट होने तो क्या चाहिए बाबू? विलिंग टू ऑफर होने के साथ साथ एबल टू ऑफर भी होने चाहिए एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, वो चीज सप्लाई है। क्लियर है बात? उसके बाद बेटा सप्लाई दो तरीके की है जो मेरे कोर्स में, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई। वही बात जो मैंने डिमांड में की थी बेटा, फिर वही बात कर रहा हूं, सुन लेना आराम से, फर्क समझ में आना चाहिए बेटा। इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई, तीन तरीके की सप्लाई होती है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है? जहां वन सिंगल गुड्स और सर्विस की बात चल रही हो, एक ही गुड्स या एक ही सर्विस की बात चल रही है, और बेटा एक ही प्रोड्यूसर की बात चल रही है, वन सिंगल प्रोड्यूसर। बेटा
मार्केट सप्लाई क्या, जहां बात तो एक गुड्स या सर्विस की ही चल रही है बेटा, लेकिन दुनिया के सारे प्रोड्यूसर की बात चल रही है। और बेटा एग्रीगेट क्या, जहां दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की बात चल रही है और दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स की बात चल रही है। सर यही फर्क होता है इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई और एग्रीगेट सप्लाई। बेटा इन दोनों को हम माइक्रो में पढ़ते हैं, मैंने तब भी ये बात बोली थी, मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, माइक्रो में जो वर्ड आई है ना, ये इंडिविजुअल को इंडिकेट करता है, और मैक्रो में जो वर्ड है ना ए, ये एग्रीगेट को इंडिकेट करता है। भाई इन दोनों जगह पर एक गुड्स की बात है, एक इंडिविजुअल एलिमेंट की बात है, इसलिए हम इसको माइक्रो में पढ़ के खत्म कर देते हैं कि बेटा मेरा 12th का मुद्दा है मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ एग्रीगेट की बात है, दुनिया के सारे गुड्स एंड सर्विसेज की पढ़ाई कभी माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है क्या? तो इंडिविजुअल एलिमेंट पढ़ते हैं ना, हम छोटे एलिमेंट पढ़ते हैं। तो बेटा ये चीज मैं 12th में पढ़ाऊंगा। अभी हमने इन दोनों की चर्चा करनी है, जैसे डिमांड में हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड की बात की है, यहाँ पर भी इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई की बात कर रहे हैं। आधों के पीरियोडिक में आ रहा होगा, आधों के बेटा फाइनल में आ रहा होगा, ढंग से पढ़ लेना तमीज के साथ। इसकी वर्थ डिमांड से ज्यादा है, क्योंकि डिमांड हाफ ईयरली से पहले का मुद्दा है, पर बेटा डिमांड के बिना सप्लाई अधूरा है, वो ढंग से पढ़ा होता है तो ये ढंग से समझ में आता है। दिख रहा है ना, सारे एनालिसिस सेम है जितने भी अभी तक करे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? समझ में आया ये मुद्दा? आगे बढ़ जाए बेटा, अगर कभी इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन लिखने को आ जाए पेपर में, बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम जो सप्लाई की डेफिनेशन है वही इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन। अगर फिर भी चेंज करना चाहो, ये लिख सकते हो दैट अ सिंगल फर्म इज विलिंग एंड एबल टू ऑफर, बस यहाँ पर दैट अ सिंगल फर्म कर देना, इंडिविजुअल सप्लाई की डेफिनेशन खत्म हो। अगर मार्केट सप्लाई आ जाए तो दैट ऑल द फर्म्स, बाकी सब कुछ सेम, ये रही दोनों की डेफिनेशन, यही चेंज है और कुछ चेंज नहीं। बढ़ जाए आगे, इंडिविजुअल सप्लाई डन, मार्केट सप्लाई डन। बेटा सप्लाई वर्सेस स्टॉक एक टॉपिक आता है जी, सप्लाई वर्सेस स्टॉक। बेटा ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजन है कि दोनों वर्ड एक ही हैं और इंटरचेंजेबली भी हम इस्तेमाल करते हैं, सर जमीन और आसमान का अंतर, ठीक है जी, कहीं से कहीं तक सेम नहीं, कहीं से कहीं तक भी, आराम से सुनना बेटा। हो सकता है मैं बोलूं आप कोई डीलर हो, हॉजरी गुड्स बेचते हो, आपके ना इस टाइम स्टॉक में थर्मल्स हैं आपके पास बहुत सारे, ठीक है जी, लेट्स सपोज की बात करते हैं, थर्मल्स हैं आपके पास डिफरेंट साइजेस के 1000 पीस, ठीक है जी, 1000 पीस पड़े हैं आपके पास, और आपने सोचा हुआ है कि अभी ना मुझे सारे नहीं निकालने, सारे नहीं बेचूंगा मैं, ठीक है जी, क्योंकि मेरे दिमाग में कि सर्दियां पड़ेंगी तो प्राइस और बूम पर जाएगा, तो तब काम आऊंगा मैं। मैंने सोचा कि अगर कोई ग्राहक आता भी है ना, मैं सिर्फ 500 पीस ही बेचने में इच्छुक हूं और एट अ प्राइस ऑफ 600 ईच, 500 ही प्राइस, 500 ही पीस बेचूंगा और 600 के दाम पर बेचूंगा, 500 बचा के रख लूंगा, क्योंकि बेटा आप विलिंग टू ऑफर ही 500 हो, पूरे 1000 बेचना चाहते हो, क्या आता है सप्लाई में, विलिंग एंड एबल टू ऑफर। अगर एक इंसान विलिंग टू ऑफर ही 500 है तो मेरी सप्लाई कितनी काउंट होगी बेटा इकोनॉमी में, 500 भी इसी काउंट होगी एट अ प्राइस ऑफ 600, लेकिन मेरे पास स्टॉक टोटल कितने का है, स्टॉक मेरे पास 1000 का है, क्या स्टॉक और सप्लाई बराबर है? समझ में आ रही है बात? यही बात मैं बोलूं, मेरे पास ये पैनल पड़े हुए हैं, ठीक है जी, लेकिन पैनल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो किसी पर्टिकुलर कंट्री से आता है, लेट्स सपोज चाइना से आता है, और पीछे पता लगा है मेरे को कि दाम बहुत बढ़ गया रॉ मटेरियल का, ठीक है जी। अब ये पैनल मेरे पास 90 रुपए के आए थे, मैं 100 रुपए का बेचता था, 10,000 पैनल मेरे स्टॉक में है, लेकिन मैंने सोचा नहीं, अभी सिर्फ 2000 ही मुझे निकालने हैं 1000 के दाम पर। भाई यू आर विलिंग टू सप्लाई ओनली 2000 पैनल एट अ प्राइस ऑफ 100, आपकी सप्लाई सिर्फ 2000 पीस है, जबकि स्टॉक मेरे पास 10,000 पीस का पड़ा हुआ है, स्टॉक और सप्लाई में अंतर है। स्टॉक होने से कुछ नहीं होता, उसमें से कितना सप्लाई करने के इच्छुक हो, कितना विलिंग टू ऑफर हो, बस वही सप्लाई है। क्लियर है जी बात? फर्क है सप्लाई और स्टॉक में, याद भी आ रहा होगा अब तो। चलो जी बेटा एक बार सिर्फ इसका एग्जाम्पल पढ़ना है आपने, सिर्फ एग्जाम्पल, एक सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल ये पढ़ना चाहिए। If a farm has 50 tons sugar in his godown and he is willing to sell only 30 tons at a value रुपी की है बेटा,
आटा रुपी ऑफ 37 पर केजी, देन सप्लाई इज 30 टन एंड स्टॉक इज 50 टन। भैया अगर 50 टन शुगर में से सिर्फ 30 ही टन बेचने की इच्छुक हो, यू आर विलिंग टू सप्लाई ओनली 30 टन, तो भैया आपकी सप्लाई 30 टन ही है और आपका स्टॉक कितना है 50 टन। बेटा नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी कि बेटा डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई। अब बेटा मैंने दो टॉपिक अभी बता दिए, इंडिविजुअल सप्लाई और मार्केट सप्लाई, दोनों माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सबसे पहले इंडिविजुअल सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर और फिर बेटा मार्केट सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर, पर ये दोनों सेम डे कभी नहीं करा सकते, कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। इसी वजह से बेटा इंडिविजुअल सप्लाई आज, मार्केट सप्लाई कल से शुरू कर देंगे, ठीक है जी। फिर टॉपिक वही सारे सेम होंगे अगर याद आए तो। डिमांड में पढ़े हैं अभी, डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, मार्केट डिमांड फंक्शन, सुनाए थे ना। मैं क्या करूंगा अब, सप्लाई फंक्शन इंडिविजुअल और फिर मार्केट सप्लाई। वहां डिमांड शेड्यूल था, यहाँ सप्लाई शेड्यूल, वो इंडिविजुअल भी मार्केट भी, ठीक है ना। डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व इंडिविजुअल भी और, ठीक है ना जी। चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, वही सारे डिफरेंस आएंगे लॉट लॉट के बेटा, ठीक है जी। बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट टॉपिक से, मैं बिल्कुल कट कॉपी पेस्ट, लेकिन बेटा बहुत स्पीड से निपटाना है इनको, ठीक है ना जी। फालतू टाइम नहीं खर्चना है इसमें भी, ठीक है, और न्यूमेरिकल भी अच्छे से करने हैं। सप्लाई अब डिमांड से ज्यादा वर्थ रखता है, ये बात ध्यान रख लेना। अब डिमांड से शायद इक्का दुक्का ही टॉपिक आएगा, पर सप्लाई से 2-3 टॉपिक आएंगे, एक आध न्यूमेरिकल कंफर्म है, एक आध थ्योरेटिकल टॉपिक कंफर्म है मुझे, ठीक है जी। चलो पहले बेटा फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ते हैं, यानी कि इंडिविजुअल सप्लाई। सप्लाई को जो पहली चीज अफेक्ट करती है वो है उसका खुद का प्राइस। याद है बेटा डिमांड में पहला फैक्टर कौन सा पढ़ा था, यही पढ़ा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और पहली लाइन क्या लिखी थी, देयर एक्सिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है ना जी। प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड गिर जाएगी एंड वाइस वर्सा, हमने यही कंक्लूड किया था ना। अब यहां पर थोड़ी सी बात अलग है बेटा, हल्की सी बात। पहली लाइन वही, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में हमेशा डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। प्राइस बढ़ता है, देखो प्राइस बढ़ने से क्या होता है, फर्म का ना प्रॉफिट बढ़ जाता है। मान लो पहले आप कोई चीज 50 की बेचते थे, बनाते थे 40 की, अब वही चीज मार्केट में 60 की बिकने लगी, मेरा मार्जिन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ऐसे केसेस में मैं क्या चाहूंगा, जितनी यूनिट बढ़ी है सारी बेच खाओ। अब यह बस मौका, दोबारा 50 हो गया दाम तो नुकसान हो जाएगा। तो भैया जब भी प्राइस बढ़ता है हम क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ाना चाहते हैं एंड वाइस वर्सा। समझ में आती है बात, देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। सारी बात आप प्रोड्यूसर के एंगल से सोच रहे हैं और सारी बात कंज्यूमर के एंगल से सोच रहे थे। बढ़ जाए आगे बेटा, उसके बाद सेकंड हेडिंग आती है हमारे पास, प्राइस ऑफ अदर गुड्स। पढ़वा देता हूं 1 मिनट हेडिंग आपको, जिस दिन ज्यादा जल्दी हो उस दिन बोर्ड भैया ये रोने लग जाता है कि नहीं नहीं मुझे तो जल्दी चलना ही नहीं, मैं तो आराम से चलूंगा बेटा। अब अगली हेडिंग है प्राइस ऑफ अदर गुड्स। बेटा आराम से समझेंगे इस हेडिंग को भी, ये तो समझ में आता है प्राइस, सॉरी सप्लाई सबसे पहले बेटा अपनी कमोडिटी के प्राइस से इंपैक्टेड होती है, पहली हेडिंग हमने पढ़ी। क्या सप्लाई दूसरे गुड्स के प्राइस से भी इंपैक्टेड होती है, वहां पर बता देता हूं डिमांड में ये हेडिंग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स थी, याद है ना। इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यहाँ लगभग प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जैसी बात है, बस हम उसको अदर गुड्स बोल रहे हैं। आराम से सुनना और समझना क्या मतलब है बेटा। मान लो आपके पास ना 10 बीघा लैंड है, ठीक है, आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, फार्मर हो, 10 बीघा लैंड है आपके पास और आप इसके ऊपर ना राइस की क्रॉप करते हो, ठीक है जी, राइस ग्रोन करते हो, ठीक है बेटा। राइस सबसे पहले, राइस की सप्लाई सबसे पहले किससे इंपैक्टेड है, इसके खुद के प्राइस से। प्राइस बढ़ेगा तो हम राइस की सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे एंड वाइस वर्सा, ठीक है। लेकिन क्या किसी और चीज के भी प्राइस से इंपैक्टेड हो, बिल्कुल हो सकते हो बेटा, वीट के प्राइस से। आराम से सुनना और समझना इस बात को।
मान लो बेटा वीट प्रोड्यूस करने की कॉस्ट ना 10 रुपए आती है हर फार्मर को, और वीट मार्केट में 15 रुपए किलो बिक जाता है, यहाँ 500 रुपए का मार्जिन है। और राइस ग्रोन करने की कॉस्ट सारे फार्मर को 20 रुपए आती है, और मान लो ये 25 रुपए बिक जाता है, 5 का ही मार्जिन। यहाँ पर आप राइस प्रोड्यूस कर रहे थे अभी तक, और आपको पता लगता है अचानक से वीट का मार्केट प्राइस ना 20 रुपए हो गया। कॉस्ट वही है 10 रुपए प्रोड्यूस करने की, लेकिन अब बिक रहा कितने रुपए किलो है? 20 रुपए किलो। आप क्या चाहोगे? आप क्या चाहोगे कि यार राइस कौन प्रोड्यूस करेगा, इसकी सप्लाई कम कर देते हैं, हम वीट ही प्रोड्यूस कर लेते हैं इस लैंड पे, ज्यादा कमा लेंगे। यही करना चाहोगे ना? क्या राइस की सप्लाई दूसरे गुड्स से भी इंपैक्टेड दिखाई दे रही है आपको? दूसरे गुड्स के प्राइस से इंपैक्टेड दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही? बिल्कुल दिखाई दे रही है ना। देखो मैं आपको यहाँ पर ना एक बात चैप्टर 1 की भी लिंक कर देता हूँ, याद आ जानी चाहिए आपको। बेटा चैप्टर 1 में ना हम कभी पढ़ा करते थे कि रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड है, पढ़ते थे ना, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। हमेशा इकोनॉमी में रिसोर्सेस लिमिटेड है ना। अगर 10 बीघा लैंड है तो 10 ही बीघा तो लैंड है, बढ़ थोड़ी जाएगी, अंडे थोड़ी देती है लैंड, बढ़ेगी थोड़ी, स्केर्सिटी है कि नहीं है। और हमने वहां पर ये बात भी पढ़ी थी, रिसोर्सेस खाली लिमिटेड नहीं है, रिसोर्सेस टू हैव द अल्टरनेटिव यूजेस, रिसोर्सेस के अल्टरनेटिव इस्तेमाल भी है। ठीक है ना जी, जब मैं राइस प्रोड्यूस कर सकता हूं तो मैं वीट भी तो प्रोड्यूस कर सकता हूं उस जगह पर, अल्टरनेटिव भी बहुत सारे हैं। और मैं कौन सा अल्टरनेटिव चाहता हूं? जो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट दे, तो मैं वही तो भागूंगा। समझ में आ रही है ना बेटा बात? ठीक है ना जी। तो बाबू सप्लाई खाली खुद के प्राइस से इंपैक्टेड नहीं होती, दूसरे गुड्स के भी प्राइस इंपैक्टेड होती है। क्लियर है बात? दोनों बात ओके, अच्छा समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, चलो जी बेटा थर्ड हेडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। हेडिंग का नाम है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि इनपुट्स। बेटा याद है वैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 हमने जो पढ़े हुए हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बेटा सबको कुछ ना कुछ देना पड़ता है, लैंड को देना पड़ता है रेंट, लेबर को वेजेस, कैपिटल को इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर ले लेता है बिजनेस का प्रॉफिट। मैं कहता हूं आप ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे कर रहे थे सबको, किसी को रेंट दे रहे थे, किसी को वेजेस, किसी को इंटरेस्ट और खुद प्रॉफिट। ठीक है जी, और ये मिलाकर आपको कॉस्ट पड़ रही थी, मैं बोलता हूं किसी कमोडिटी की 100 रुपए। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए पड़ रही थी। ठीक है जी, और मार्केट प्राइस जिस प्राइस पर कमोडिटी बिक रही थी, बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैं सबको पे कर रहा था, ठीक है जी, वो 100 रुपए पे कर रहा था। ठीक है जी, और मार्केट प्राइस जिस पर ये कमोडिटी बिक रही थी मैं 110 में बेच रहा था, मार्केट प्राइस भी 110 है, 10 कमा रहा था। ठीक है जी, सामने देखना काम की बात। बेटा अचानक से हर किसी ने ना बड़ा हुआ रेट मांगना शुरू कर दिया। लैंडलॉर्ड कह रहा है जी रेंट बढ़ाओ, लेबर कह रही है जी वेजेस में इंक्रीमेंट चाहिए, मैं भी सोच रहा हूँ कि कुछ इंटरेस्ट ज्यादा निकाल लो। ठीक है जी, मैं भी सोच रहा हूँ कुछ प्रॉफिट ज्यादा निकाल लूं। और बेटा ये कॉस्ट मुझे बढ़कर 105 आ रही है, लेकिन मार्केट प्राइस बिल्कुल इंपैक्टेड नहीं है, मार्केट प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ा। बहुत सारी फर्म अभी भी 110 का बेच रही है, मुझे भी 110 में बेचना पड़ रहा है। लेकिन बात बड़ी सिंपल सी है, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर बढ़ेगा, क्या मैं सप्लाई बढ़ाना चाहता हूँ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, मैं कहूंगा छोड़ यार 500 रुपए में क्या सप्लाई करेंगे, थोड़ी सी कॉमोडिटी बेच सकता हूँ 500 रुपए कमा के, तो कुछ ज्यादा होगा तो देखेंगे, यही करूंगा ना। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब भी बढ़ता है हमेशा सप्लाई मार्केट में गिरती है, एंड वाइसा वर्सा। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाए, मान लो सिचुएशन ऐसी हो, कोई वजह ऐसी रही कि ये जिस जगह पे मेरे को रेंट देना पड़ता था मुझे रेंट नहीं देना पड़ रहा, मेरी अपनी जगह बन गई या कुछ भी, और एक कॉस्ट गिर के मुझे 100 की जगह ना 90 पड़ने लगी, और मार्केट का रेट है वही 110 है, क्या चाहूंगा मैं? पहले 10 कमाता था, आज भी इसमें सारा बेच दे भैया जितने। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगी हमेशा सप्लाई बढ़ जाएगी। क्लियर? तीनों बातें डन, आगे बढ़ जाए बेटा। चौथी बात की तरफ चलते हैं। चौथी बात स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो भैया बिल्कुल सही रहता भाई साहब, ऐसे भागता रहेगा, इसको तुम्हारे बैच में ही कोई ना कोई दिक्कत होती है। बेटा फोर्थ हेडिंग है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो बेटा बात बड़ी सिंपल सी है, जितनी आउटडेटेड, जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करोगे उतनी कॉस्ट ज्यादा आती है, उतना प्रोडक्ट महंगा ही पड़ता है।
ठीक है ना जी। पुराने जमाने में अगर आपने देखा हो, मैं आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की एक बात बताता हूँ, अगर किसी के घर में पुराने बल्ब लग रखे हो, 100 वाट के बल्ब होते थे, है ना, पीले पीले से बल्ब 100 वाट के, देखे हुए है ना सबने, 100 वाट के। ये एक 9 वाट की ट्यूब है, उससे 10 गुनी ज्यादा रोशनी करती है, और 9 वाट सिर्फ, कहा वो 100 वाट। समझ सकते हो ना बिजली का बिल भी कितना एफिशिएंट। तो मैं यही समझा रहा हूं बेटा, जितनी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी होती है उतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा आता है, और जितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, रिजुअल जी सुन लो, जितनी ज्यादा कॉस्ट आएगी उतना कम प्रॉफिट होगा, जितना कम प्रॉफिट होगा उतनी ही कम सप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है ना। मैं कहता हूं आपने एक फोटोस्टैट मशीन लगाई है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की, अभी भी आपकी दुकान पे वही है। एक फोटोस्टैट करने की आपको कॉस्ट आ रही है पेपर प्लस इंक मिलाकर 1 रुपया 30 पैसे, और मार्केट का रेट है फोटोस्टैट का 1.5 रुपए। 1.5 रुपए में फोटोस्टैट करके दे रहे हो, 1 रुपए 30 पैसे कॉस्ट आ रही है। अब दिमाग में है भैया, दिन के 1000 ही तो फोटोस्टैट होते हैं मेरी दुकान से, 1 रुपए 30 पैसे कॉस्ट आ रही है, 1.5 में बिक जाएगा। क्या करोगे, क्या कमा लोगे? 200 रुपए, 200 रुपए रोज। सर अगर इतनी ज्यादा कॉस्ट आएगी, सिंपल सी बात है प्रॉफिट कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो मैं सप्लाई करने में लीस्ट इंटरेस्टेड होऊंगा, सप्लाई गिराना ही तो चाहूंगा। जितनी पुरानी टेक्नोलॉजी उतनी कम सप्लाई करना चाहोगे। और मैं कहूं बेटा आपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर दी, एक नई मशीन उठा ले, और वो मशीन उठाने से क्या होगा, जितनी एडवांस मशीन आएगी उतनी कॉस्ट कम आएगी बेटा। बाबू अब आपकी फोटोस्टैट की कॉस्ट 80 पैसा की, और फोटोस्टैट अभी भी हो रही मार्केट में कितने रुपए की है? 1.5 रुपए की। 0.70 मार्जिन हो गया, 70 पैसे का मार्जिन। अभी भी 1000 पीस ही कर रहे हो, तो वहां 200 कमाते थे, अब 700 कमाने लग गए। सर सप्लाई ज्यादा करना चाहोगे कि नहीं करना चाहोगे ऐसी सिचुएशन में? बिल्कुल चाहोगे ना। तो बेटा जितनी न्यू टेक्नोलॉजी होती है, जितनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती है, उतना मेरा प्रॉफिट बढ़ता है। प्रॉफिट बढ़ता है तो मैं सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं। क्लियर है बात? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चारों बातें डन। प्राइस इंपैक्ट करता है, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी सप्लाई को इंपैक्ट करता है, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंपैक्ट करता है। प्राइस 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 है, प्राइस खुद की कमोडिटी का, प्राइस अदर गुड्स का, प्राइस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। चौथी बात स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। चार डन। पांचवी बात, गवर्नमेंट पॉलिसी ब्रैकेट में लिखा है टैक्सेस एंड सब्सिडी। मेरी तरह वैसे इसको एक्सप्लेनेशन ऐसी मत लिखना, मैं चाहता हूं एक पैराग्राफ में टैक्सेस को अलग समझाओ, दूसरे पैराग्राफ में सब्सिडीज को अच्छे से और समझाओ। ठीक है जी। अच्छा एक बात बताओ, आप कोई कमोडिटी बेचते हो, उसके ऊपर सरकार ने टैक्सेस बढ़ा दिए, अब क्या करोगे? सप्लाई बढ़ाना चाहोगे? लीस्ट इंटरेस्टेड हो जाओगे, टैक्सेस बढ़ा दिए ना सरकार ने, मैं सप्लाई नहीं करना चाहता। और बेटा अगर सरकार ने टैक्सेस कम कर दिए तो भैया मैं बेचना चाहता हूं अब सामान। मान लो मैं कोई कमोडिटी बेचता था, जीएसटी था 28%, सरकार ने कह दिया 5 रहेगा कल से जीएसटी, भैया मजे आ गए। अगर इतना टैक्सेस कम हो जाएंगे, हम तो सप्लाई बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना जी। और टैक्सेस बढ़ेंगे तो हम भैया हम सप्लाई नहीं करना चाहते। ये हो गई टैक्सेस वाली कहानी, खत्म। सब्सिडी वाली कहानी, बेटा आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, आप वो ओला, ठीक है जी, एक प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट आ रही है आपको 1.5 लाख रुपए, ठीक है जी। S1 Pro एक मॉडल है आपका, 1.5 लाख रुपए की कॉस्ट आती है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे रखी है 15,000 रुपए, आप ही को देते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के बदले में, हर प्रोडक्ट पे 15,000। ठीक है जी। आपको प्रोडक्ट कितने का पड़ गया? 1.35 पड़ वैसे 1.5 का रहा था, पर सरकार से 15,000 आ गया, तो हमें तो 1.35 का पड़ गया, और हम इसको बेचते हैं 1.60 में। ठीक है जी, 1.60 में बेच देते हैं। तो वो सरकार आज कह रही है कि हम ये सब्सिडी ना हटा देंगे, जीरो कर देंगे। अच्छा अगर सरकार जीरो कर देगी सब्सिडी, कितने का पड़ेगा? 1.5 का। 1.60 में बेचना चाहेंगे अब नहीं बेचना चाहेंगे, क्योंकि आफ्टर सेल सर्विसेज भी हैं, बहुत सारे पंगे और भी हैं, बहुत खर्चे हैं, हम नहीं बेच सकते भैया। वो यानी कि बात सिंपल सी, अगर सब्सिडीज कम हो जाएंगी तो हम क्या करेंगे? सप्लाई भी कम करना चाहेंगे, है ना। और सरकार अगर मान लो ये कह दे कि सब्सिडी अब 15 की जगह 25, अगर सरकार 25 की सब्सिडी देगी तो मुझे सामान कितने का पड़ गया? 1.25 का, जो पहले 1.35 का पड़ता था, और मार्केट प्राइस वही है 1.60। अब मैं क्या करना चाहूंगा? मैं कहूंगा जितना स्टॉक में सारा बेच दे एक ही दिन में, यही करूंगा ना। यानी कि सब्सिडीज जब भी बढ़ती हैं हमेशा सप्लाई बढ़ती है, सब्सिडीज जब भी गिरती हैं हमेशा सप्लाई गिरती है। सब्सिडी और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
टैक्सेस और सप्लाई में इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है ना जी? पॉपकॉर्न खाने भैया की आवाज है, बताओ। चलो जी बेटा, लास्ट वन कहता है गोल्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। हमारे यहाँ एक से एक आइटम आती है, अभी रुक जाओ तुम, अभी एक और आएंगे दो चार। बेटा गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म समझते हैं इसको। बेटा ले पैकिंग शुरू की बात है, हाँ पैकिंग करो बेटा। पहले गोल्स या ऑब्जेक्टिव फर्म का क्या होता है बेटा? एक ही ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रहे हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सामने देखो जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किसी भी फर्म का गोल और ऑब्जेक्टिव है बेटा। अगर और ये ऑब्जेक्टिव पूरा कब होता है? प्राइस बढ़ जाए बेटा। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा, मैंने वही जो पहला एग्जांपल दिया, मेरे को प्रोडक्शन करने की कॉस्ट 40 आ रही थी, मैं 50 में बेच रहा था, मान लो गलती से भी मार्केट प्राइस 60 हो गया, मेरी तो चांदी आ गई, प्रोडक्शन कॉस्ट अभी भी 40 है बेटा। अगर प्राइस बढ़ जाता है तो क्या मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का? बेटा जब मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, मैं ऐसी सिचुएशन में सप्लाई बहुत बढ़ाना चाहता हूँ। जहां भी मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का पूरा होगा, मैं हमेशा सप्लाई बढ़ाना चाहता हूं। लेकिन ये जनरल बात है, एक्सेप्शन है अभी। एक मिनट पहले ये जनरल बात पढ़ना। जनरली supply of a commodity increases only at a higher prices at it fulfills the objective of profit maximization। प्राइस बढ़ते हैं क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव भी अचीव होता है, मैं यहाँ सप्लाई बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार ऐसा होता है बेटा, प्राइस गिर भी रहा होता है तब भी मैं सप्लाई बढ़ाना चाहता हूँ। ये कौन सी सिचुएशन है? जब बेटा कोई भी चीज आपके फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल चली जाए। जैसे कि मान लो ट्रेंड आपके फेवर में नहीं, अनफेवरेबल चला गया ट्रेंड। मान लो आप फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ धंधा करते हो, गारमेंट्स की दुकान है, ठीक है जी, और गारमेंट्स की दुकान में आपने क्या किया, मान लो हुडीज भर ली, ठीक है, और हुडीज का फैशन ही नहीं है इस बार, ठीक है जी, ऐसा हो सकता है, फैशन है, कुछ भी हो सकता है। हुडीज का बिल्कुल फैशन नहीं है, आपकी परचेस 1,000 रुपए पर पीस खुद है, ठीक है जी। अब आपने क्या करा, स्टॉक क्लियरेंस सेल लगा दी कि 800 रुपए का दाम, प्राइस गिर रहा है, 800 रुपए के दाम में मैं सारी बेचना चाहता हूं, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है अगर इस सीजन 800 ना निकली तो अगले सीजन 500 का भी दाम मिलेगा। तो देख लो, प्राइस गिर रहा है तब भी आप सप्लाई बढ़ाना चाहते हो। नॉर्मली तो सिचुएशन ये होती है प्राइस बढ़ता है तो हम सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कई बार बेटा अगर ट्रेंड आपके फेवर में नहीं है या अनफेवरेबल है, ऐसी सिचुएशन में प्राइस गिर भी रहा होगा तो भी आप चाहोगे कि सप्लाई बढ़ जाए, बिक जाए सारा सामान। समझ आती है पुत्र जी बात? क्लियर? अगली लाइन में मैंने एक्सेप्शन भी मेंशन कर दी, पढ़ लो। ठीक है जी, नोट्स बड़े कंप्रेस्ड हैं, इतना तो याद करके जाना पेपर। ठीक है पुत्र, चलो रखते हैं, आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों।